नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है और साथ ही साथ लेक्चर्स वीडियो भी आपके लगातार चल रहे हैं। यह जो लेक्चर्स वीडियो है आप लोग देख लीजिए। आज जो लेक्चर्स वीडियो है वो कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत चैप्टर 11 इमारतें, चित्र और किताबें, यह आपका चैप्टर है। और ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी बोल दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं 8318397276। यह जो आप केवल 599 रुपये में, केवल 599 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी केवल 599 रुपये में। जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं परीक्षा के प्रति, बीपीएससी जूनियर के प्रति, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इमारतें, चित्र और किताबें। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। लौह स्तंभ। लौह स्तंभ से आप क्या समझते हैं? तो लोहे का एक स्तंभ, ठीक है, जो कोई एक विशेष जानकारी देता है। लौह स्तंभ दिल्ली में है, जिसे मेहरौली का लौह स्तंभ बोला जाता है। तो दिल्ली के मेहरौली में यह लौह स्तंभ है। और यह जो लौह स्तंभ है ये कुतुब मीनार के पास स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में यह लौह स्तंभ है। तो दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है, लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर ऊंचाई है। वजन जो है आपका 3 टन है, 3 टन आपका वजनी है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले किया गया था, मतलब 1500 साल पहले बीसी, मतलब गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद ही अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो सबसे बड़ी बात तो इसका वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाना है कि इतना पुराना है, लगभग 1500 साल हो गया है। 2-4 साल में कोई खिड़की दरवाजे अगर लोहे के रहते हैं तो जंग लग जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि 1500 साल बाद भी न जाने कितना बरसात, आंधी, तूफान, भूकंप झेला, उसके बावजूद भी खड़ा है और पूरे उसमें किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है, किसी प्रकार की क्षति नहीं है, ठीक है। ईंट और पत्थर की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े और छोटे। इन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, ठीक है। तो जितने भी स्तूप हैं उसमें बुद्ध के अवशेष हैं, या बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष हैं, या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु को उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख आदि रखा जाता है, या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं और उसी पर स्तूप का निर्माण होता है। और ये जो पूरे सिक्के जो भी कुछ रखा जाता है इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। इन बाद के काल में क्या हुआ, इस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है। और उससे पहले तो मिट्टी का उसके बाद रख दिया जाता था धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी पाट दी जाती थी, जिसे स्तूप कहा गया। इन बाद में क्या हुआ कि तरासे के पत्थर से उसे ढका गया और उसे भव्य बनाया गया, ठीक है। तो गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, देखिए हमारे ये स्तूप है, तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जिसे क्या बोला जाता था? प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। जैसे यह स्तूप है, इधर आपका प्रदक्षिणा पथ है, ये जो पथ है इसे प्रदक्षिणा पथ कहेंगे। इधर जो रेलिंग लगी हुई है इसे वेदिका कहेंगे। और इसमें जो प्रवेश द्वार है इसे तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप क्या है? तो यह मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो मध्य प्रदेश इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में
मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहां मुख्य देवी और देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है, पुरोहित भक्त पूजा करते हैं। भीतरगांव जैसे मंदिर में अनेक ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था। देखिए भीतरगांव का जो मंदिर है वह ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना हुआ है, कहाँ है? कानपुर में है। कानपुर में है भीतरगांव का मंदिर, गुप्तकालीन है। यह कानपुर में है भीतरगांव का मंदिर। क्या है? यह गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। ठीक है, विशेष और इनकी जो ऊंचाई वाला भाग होता है, किसी भी मंदिर का ऊंचाई वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। अधिकतर मंदिरों में मंडपनाम एक जगह होती है, मंडप नाम की एक जगह होती है, जहाँ क्या होता है? सभा लगता है। इसे सभागार कहते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं? जो स्तूप और मंदिर होते हैं वह किस तरह बनाए जाते हैं? पहला, अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकाला जाता है। मतलब पहले शिलाखंडों से पत्थर निकाले जाते हैं और यहाँ पत्थरों को काट कर, छांट कर, तराशने के बाद खंभों, दीवारों को, चौखटों को, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता है। सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर इसे लगाना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। तो देखिए जो खिड़की होते थे, दरवाजे होते थे, खंभे होते थे, सबको तराशा जाता था, सबको निकाला जाता था शिलाखंडों से और उसके बाद उन्हें फिक्स किया जाता था। ठीक है, पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम की रचना हुई थी। शिलप्पादिकारम की रचना किसने किया था? इलांगो आदिगल, इलांगो ने किया था। पुरानी कहानियां, पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य भी इस समय लिखे गए थे, महाभारत और रामायण। ठीक है, यह दोनों लोकप्रिय हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया था। देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। पुराणों के संग्रहकर्ता भी महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। विज्ञान की पुस्तकें देखिएगा। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। तो आर्यभट्ट ने यह बातें कही थी। शून्य के बारे में देखेंगे, शून्य क्या है? तो भारतीय गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार, यह जो चिन्ह है ये भारतीय गणितज्ञों ने दिया था। ठीक है, आयुर्वेद, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा। ठीक है, औषधि शास्त्र की पुस्तक है। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा, यह शल्य चिकित्सा की पुस्तक है। ठीक है, तो यह दोनों भारतीय भारतीय शास्त्रियों ने यह बातें लिखी थी, भारतीय मनीषियों ने। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 599 रुपये पेमेंट करिएगा और पेमेंट करने के बाद आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप मैसेज जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।